आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री योगी के अलग ही तेवर दिखे। योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया और चुटीले अंदाज में भी विपक्ष पर निशाना साधा। योगी से पहले अखिलेश यादव ने विधानसभा में महंगाई से लेकर किसानों तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी ने सबका जवाब दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी तो चाचा शिवपाल को भी सलाह देने से नहीं चूके। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हेडलाइंस के प्रायोजक एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सदन में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा नहीं मालूम जमीनी हकीकत, कुछ लोग चांदी के चम्मच से खाते हैं। सीएम योगी के चाचा शिवपाल को सलाह, बोले जल्दी कोई फैसला लें वरना 2027 में सबसे पहले आप होंगे क्लीन बोल्ड। अखिलेश को लेकर कसा तंज। कांग्रेस को रास नहीं आया पीएम का जवाब। कांग्रेस नेताओं ने शुरू की सियासत तो बीजेपी हुई हमलावर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का 9वां दिन पूरा। अलग अलग मशीनों का किया गया इस्तेमाल। नींव से लेकर इमारतों के इतिहास को खंगालने की कोशिश। बुलंदशहर में ट्रक ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 9 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, 8 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी ने जताया दुख। टाइम्स के प्रायोजक एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। अखिलेश की ललकार, योगी का करारा प्रहार। आज सदन में अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में गरजे सीएम योगी। अखिलेश यादव के हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी ने बताया 2017 के बाद की सरकार का आखिर फर्क क्या है। सीएम योगी ने तंज भी कसे और कहा कि चांदी की चम्मच वाले गरीबी क्या जाने। साथ ही वो ये भी बोले कि विपक्ष को किसान के दर्द से मतलब नहीं है। यही इनके यदि हालत रहती है तो 2024 में एसपी का खाता तक नहीं खुलेगा। एक और यूपी लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है तो वहीं जमीनी हकीकत विपक्ष नहीं जानता। आज जिन्हीं मुद्दों के साथ हम डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप कर रहे थे 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। अखिलेश की ललकार, योगी का करारा प्रहार। इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। योगी का पलटवार, चांदी की चम्मच वाला वार। क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। इधर हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हों, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। योगी क्यों बोले 24 में नहीं खुलेगा एसपी का खाता। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। सीएम योगी की सलाह मानेंगे चाचा शिवपाल। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। बताइए मत। और ये तय है कि चचो अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना।
आईएनडीआईए गठबंधन पर डबल अटैक। ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिन पर आज हम खास तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1, योगी बोले 24 में नहीं खुलेगा एसपी का खाता। ये सवाल हम पूछेंगे कि आखिर किस बिना पर यह बात कही गई। सवाल नंबर 2, आईएनडीआईए गठबंधन पर डबल अटैक किस तरीके से आज हुआ। लोकसभा में चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात उठाकर देखी जाए या विधानसभा के अंदर सीएम योगी की, विपक्ष के गठबंधन पर कई प्रहार। सवाल नंबर 3, सीएम योगी की सलाह मानेंगे चाचा शिवपाल। एक बार फिर से आज शिवपाल यादव पर चुटकी लेते हुए सलाह दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाउस के अंदर से। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अनिला सिंह जी है बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदीप भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी स्पोक्स पर्सन, सैफ खान साहब है हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, और थोड़ी देर बाद आलोक वत्स जी भी हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे हम अनिला जी का। अनिला जी, सवाल सीधा आपसे यही करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले चुनावों में खाता भी नहीं खुलेगा विपक्ष का। योगी ने बोला है कि 2024 में नहीं खुलेगा एसपी का खाता, क्यों? मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल बात सही कही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। और अखिलेश जी भी जब जब चुनाव होता है तभी सामने आते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं अपना सुप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, हाइबरनेशन में पहुंच जाते हैं। तो जनता ने देख लिया कि भाई अगर हमने आपका साथ दिया 2022 के चुनाव में या हमने आपका साथ दिया 2019 के चुनाव में, तो उसके बाद आप कहां गायब हो गए। चाहे आपकी पार्टी सत्ता में आई या नहीं आई, हमने वोट दिया, आपके विधायक जिताए या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताए और आप गायब हो गए। कहां गायब हो गए अनिला जी? वो लगातार विपक्ष के मुद्दे तो उठा रहे हैं, आप देश के मुद्दे उठा रहे हैं, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि किसानों के लिए आपने क्या किया, वो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करते हैं, मुद्दे तो उठा रहे हैं। जी, विधानसभा में उठा रहे हैं, टीवी चैनल्स के सामने उठा रहे हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब वो बोलते हैं। लोगों के बीच में नहीं जा रहे ना। दिक्कत तो यही है, जिन लोगों ने इनको अपॉर्चुनिटी दी, इनके विधायक चुनकर आए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, तो वो लोग तो पूछ रहे हैं ना कि भाई ठीक है आप हैं कहां पर। तो इसीलिए अब जो सत्ताधारी सरकार है जो लोगों के बीच में रहती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के, अगर वो सबका साथ दे रही है तो फिर ऐसे राजनीतिक दल का साथ क्यों नहीं देंगे? वो क्यों देंगे ऐसे राजनीतिक दल का साथ? ये सवाल मैं समाजवादी पार्टी के पास ले चलती हूँ, प्रदीप भाटी जी इसका जवाब देंगे। प्रदीप जी, आज हाउस के अंदर आप सीएम योगी की बातें उठाकर देखें तो कई तरह के व्यंग उन्होंने कसे, कई तरह के तंज कसे। उन्होंने कहा कि चांदी की चम्मच या चांदी की थाली में पैदा होते ही जिन्होंने खाया उन्हें जमीनी हकीकत का क्या पता, और उन्होंने कहा है कि 24 में एसपी का खाता भी नहीं खुलेगा। धन्यवाद आस्था जी। मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर अनिला जी की भी एक दो उन्होंने व्यंग उन्होंने भी कसे हैं, उन पे भी जवाब दे दूं। पहली बात जो बात हो रही है कि चांदी की चम्मच में, देखिए एक बचपन से लेके यौवन अवस्था तक का जो उनके जीवन का कालखंड रहा है, मैं 2-4 साल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी से आप समझ जाइएगा योगी आदित्यनाथ जी को जरा भी जानकारी नहीं है। पता नहीं मुख्यमंत्री के होते हुए उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जीवन जिया है बहुत सरलता, सादगी और तपस्या का जिया है। आप कैसे जिया है आप देखिए, जब उनका यौवन से लेके बचपन से लेके यौवन तक का जो जीवन था, 25 लोग एक साथ डॉर्मेट्री में रहते थे, 2 लोगों के बीच में एक पंखा था, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी 2 लोगों के बीच में एक पंखा, 25 लोगों के साथ वो बाथरूम शेयर करते थे, गर्म और ठंडा पानी की तो बात आप जीवन देखिए, जीवन आपका एक डिफेंस बैकग्राउंड से उन इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आए हैं,
पूरा जीवन उन्होंने लगभग अगर अपनी आप पूरी हॉस्टल पढ़ाई, की बात कर रहे हैं तो हर हॉस्टल में ऐसा नहीं होता, एसी हॉस्टल्स नहीं है। अनिला जी के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, शेयर करना पड़ता है, अनिला जी के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, वो हॉल भी कॉमन होता है। अगर आप हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल डिसिप्लिन है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। अनिला जी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये कहते हैं कि वो डायमंड और प्लेटिनम की चम्मच लेके पैदा हुए हैं? आप किसी पे अगर तंज कसते हैं तो आप उसका जीवन के बारे में तो जान लें पहले। आप जो आदमी 3 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ी पे चढ़ के पढ़ने के लिए जाता हो, तो 50 डिग्री टेम्परेचर में 3 डिग्री ठंड के मौसम में एक मग्गा गर्म पानी उसको नहीं मिलता हो, आप उसके जीवन पे ये तंज कसेंगे? आप तपस्वी किस बात के हैं? आपका तपस्या का जीवन अखिलेश यादव ने जिया और आप ये कह रहे हैं उस पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आपको थोड़ा सा तो आदर होना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये व्यंग कसे जाते हैं मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अनिला जी अभी कह रही थी बहुत सेलेक्टिव देखती हैं। अनिला जी अभी कह रही थी कि अखिलेश यादव जी नजर नहीं आते। अनिला जी सिर्फ अपने जो आपके मत मुक्त चैनल्स हैं उनको मत देखिए। अगर अखिलेश यादव जी को देखना है तो आप सड़कों पे देखिए, रोज उनके कार्यक्रम है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से आप मैच कर लीजिए, उनसे दुगने कार्यक्रम उनके रोज लगे होते हैं जो जनता से मिलने के। तीसरी बात उन्होंने बात कही सुस्त अवस्था और उसकी, जो मुख्यमंत्री जी आपने देख लिया कितने अच्छा उन्होंने योगा करके दिखाया, कितने फुर्तीले हैं। ये तो हमने पिछले कुछ टाइम में देखा, लेकिन उससे बड़े मुद्दे कुछ और हैं। उससे बड़े मुद्दे हैं, ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार प्रदीप जी सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। रुक करेंगे सैफ खान साहब का जो हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, और आलोक वत्स भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आपका आलोक जी, लौटेंगे आपके पास। लेकिन सैफ खान साहब, डबल अटैक INDIA गठबंधन पर हुआ है। कल लोकसभा के अंदर से प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा, आज विधानसभा के अंदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाने पर लिया, और लब्बो लुआब वही कि आप लोगों का खाता भी ठीक से नहीं खुलेगा 24 में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आलोचना करने पे तो 2014 में भी सरकार पे आई थी, या अपने काम करने पे कोई आई थी। ये सिर्फ आलोचना ही करना जानते हैं। आज विधानसभा में या पार्लियामेंट की अगर हम लोकसभा की बात करें, दोनों जगह के ऊपर एक चीज बड़ी कॉमन थी, किस तरीके से जो है प्रोग्रेस को जो है झूठा जो है दिखाया जा रहा है और सच्चाई जो है स्तर के ऊपर कुछ और चल रही। और मणिपुर पे तो बात ही नहीं हो रही। लोकसभा में भी जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि मणिपुर के ऊपर कुछ बोल दिया जाए। हाँ, लेकिन आपने जवाब सुनने से पहले वॉकआउट कर दिया। नहीं तो हम बता दीजिए जवाब क्या है। 160 लोग मर चुके हैं, 5000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, 6000 लोग इस वक्त रिलीफ कैंप में हैं, 6500 FIR लॉन्च है। आपके प्रवक्ता जो चैनल पे बैठे उस पर क्या जवाब देना चाहिए? मैं तो आपके चैनल से पूछ लेता हूं, क्योंकि हमने लोकसभा में तो मोदी जी का ये देखा कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई जो है पीस वहां पे करें, सोल्जर्स भेजते देश के जो है वहां पे जो है कि सही तरीके से सख्ती हो जाए कि वहां पे जो खून और ये अत्याचार देखने को मिल रहा है, ये सब। लेकिन ये सारी बातें तो गृह मंत्री अमित शाह ने जब पार्लियामेंट में बात रखी थी, जब वो बोल रहे थे, तो ये सारी बातें जो टेक्निकलिटीज आप ढूंढ रहे हैं कि भाई पीस हो, वहां पर फोर्स भेजी गई है, क्या स्ट्रैटेजी है, सब पर तो विस्तार से बताया उन्होंने। क्या विस्तार से बताया? आप मौजूदा हालात देख लीजिए कि महिलाओं के साथ, आप खुद महिला हैं, क्या हालात हो रहे हैं वहां पे, कैसे जो है नंगा करके। आज ही मैं देख रही थी चौथा मैतई समुदाय से एक महिला की खबर आई हुई है कि पूर्व में उसके साथ भी दुष्कर्म हुआ है, उसका घर जला दिया गया, उसके परिवार को मारा गया। दोनों ही तरफ से इस तरह की खबरें आई, और ताजा हालात क्या है उस पर गृह मंत्री ने भी बोला, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले आप लोग वॉकआउट कर गए। नहीं, देखिए, वॉकआउट तो इसलिए किया क्योंकि कोई भी क्लियर जवाब नहीं दिया। वॉकआउट इसलिए ही हुआ क्योंकि जिसके लिए ही किया गया था उसके ऊपर बोला ही नहीं गया। क्या स्टेप लिया गया है, आप मुझे बताइए। मणिपुर के ऊपर वहां पे जो है लगातार 100, मैं बोलता रहा हूं 160 से ज्यादा इस वक्त मौतें हो चुकी हैं, 6000 लोग इस वक्त रिलीफ कैंप में, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। बहरहाल हम आज जो है जो डिस्कशन कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या हुआ था, आज लोकसभा और आज विधानसभा में जो है उत्तर प्रदेश में फिर वो निशानेबाजी। आज अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट 4.3% पहुंच चुकी है। 1 मार्च में जो आंकड़ा CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया था कि लगातार जुलाई 2002 से। ठीक है सर जी, आप बेरोजगारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अनिला जी के पास मैं ये सवाल लेकर के जाऊंगी। एक बार रोहित अग्रवाल जी भी अपनी बात पूरी कर लें, आलोक वत्स जी का भी हम रिएक्शन ले लें। ठीक है सैफ साहब, आपने बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाया, आपने मणिपुर पर अपनी राय रखी। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं RLD से। रोहित जी, INDIA का खाता भी नहीं खुलेगा, उत्तर प्रदेश से
सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में? आस्था जी, ये तो 2024 का चुनाव बताएगा कि खाता किसका खुलेगा और खाता किसका बंद होगा, क्योंकि खाता खोलना और खाता बंद करना तो जनता का काम है। और जनता के साथ जिस तरीके से व्यवहार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो ये तो समय बताएगा। 2024 का जब रिजल्ट आएगा तब बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बताएंगे नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सदन में गुस्सा किस बात का आता है, किस चीज का अहंकार है इनको। अरे सदन में सत्ता अगर जवाब नहीं देगी तो कौन जवाब देगी? विपक्ष अगर सवाल नहीं पूछेगा तो कौन सवाल पूछेगा? अगर हमने सदन में सवाल पूछ लिया तो आपको जवाब देने में इतना गुस्सा क्यों आता है? इतना अहंकार क्यों दिखाते हैं आप जवाब देने में? आपसे हम पूछते कुछ और है, आप जवाब कुछ और देते हैं और उसके बाद आप अहंकार दिखाते हैं सदन के अंदर। तो जनता ने आपको अहंकार दिखाने के लिए नहीं भेजा है। अभी अनिला सिंह कह रही थी कि साहब ट्विटर पे सवाल पूछते हैं, डिबेट में सवाल पूछते हैं, सदन में सवाल पूछते हैं। तो अनिला सिंह क्या चाहती हैं कि हम आगजनी करके सवाल पूछें? अरे लोकतंत्र के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीके हैं सवाल पूछने के विपक्ष के, उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से तो हम सवाल पूछेंगे ना। भाई सदन के अंदर हम सवाल पूछ रहे हैं, ये आप मान रही हैं। ट्विटर पे हम सवाल पूछ रहे हैं, ये आप मान रही हैं। डिबेट पे हम सवाल पूछ रहे हैं, ये आप मान रही हैं। और जनता के बीच में हम हैं कि नहीं है, ये तो जनता तय करेगी, आप थोड़ी ना तय करेंगी। अगर हम जनता के बीच में ना होते ना तो आपको जनता के बीच में मणिपुर में हो रही है 80 दिन बाद उनका जवाब जो है 80 दिन और आपको कुर्सी खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। कहां गए मोदी जी जो है मणिपुर में? क्या ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो ठीक है अनिला जी के पास मैं जाऊंगी, वो कलेक्टिव रूप से आप सभी के सवालों का जवाब देंगी। लेकिन उससे पहले आलोक जी, आप पार्लियामेंट में राहुल गांधी की बात उठा करके देखें और आज विधानसभा में अखिलेश यादव की बात को उठाकर देखें। दोनों ने ही सरकार पर सवाल खड़े किए, बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। क्या लगा आपको? क्या केवल आरोप की राजनीति होती रही या कुछ सुझाया भी गया? क्या मुकम्मल जवाब मिल पाया, संदेश पहुंच पाया? देखिए आस्था जी, मुझे दो चीजों पर सबसे कड़ा ऑब्जेक्शन है। एक तो जो है इंडिया नाम से आप लोग भी संबोधित करती हैं, मुझे ये एफआईआर को कभी आप लोग फराई बोलती हैं, तो इसको इंडिया क्यों बोल रही है? ये I.N.D.I.A. है। RAM को क्या बोलेंगे आलोक? मुझे लगता है कि अब गठबंधन का नाम रख दिया गया है आलोक जी, उस पर ये सारी चर्चाएं हम पूर्व में कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं। कृपया करके ये बताइए RAM को क्या बोलेंगे? राम बोलेंगे कि राम बोलने में तकलीफ होगी आपको? क्या नाम रखा है भारत का नाम लेने में जवाब प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से दे दिया, सीएम योगी ने भी उस पर अपनी बात रखी, उससे आगे बढ़ जाते हैं। तकलीफ हो रही है आपको? ठीक है रोहित अग्रवाल जी, बात सुन लीजिए एक बार, बोले आलोक जी, आप लोग आलोक वत्स जी। ये बीच में बोल रहे हैं सज्जन, मैं नहीं बोला था इनके बीच में। रोहित जी संयम रखिए, आपको अलग से समय मिल जाएगा, अलग से समय मिल जाएगा। एक बार बात पूरी आने दीजिए उनकी, थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ भी है उनकी आवाज में। वैसे बोलिए आलोक जी। देखूंगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इन्होंने प्रधानमंत्री को बोला कि आकर वक्तव्य दे, और जब उन्होंने मणिपुर पर बोलना चालू किया तो ये वॉकआउट कर गए। जिस दूल्हा को लाके ये बारात सजा रहे थे, जब वो दूल्हा आया तो ये बाराती गायब हो गए। क्या मतलब था इनका? क्यों नहीं इन्होंने प्रधानमंत्री को सुना? अब मणिपुर के ऊपर क्यों वहां से वॉकआउट कर गए? प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्या ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है? क्या आप जिस चीज के लिए बुलाए हैं और वहां से वो आकर बोल रहे हैं ट्वीट में वो कह रहे थे कि किसी भी सरकार जो है जो इंश्योर करती है पीस जो है, अगर वो नहीं कर पाती तो क्यों नहीं सीएम मणिपुर ने जो रिजाइन कर दिया, मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैं कह रहा हूं सीएम को रिजाइन करवाया। लीड करेंगे आप देश को? क्या जब खुद फरवरी 2017 को ट्वीट कर सकते हैं नेता है और ये चले रिजाइन नहीं करवा सकते, 80 दिन बाद तो वो बोलते हैं। और क्या करवाया है जरा मुझे अभी बताइए आप।
चैनल पे बैठ के बहसबाजी, या आप जो अपना ये महिलाओं को क्या अत्याचार हुआ है, 160 से ज्यादा मूल सवाल बना हुआ है कि जवाब सुनने से पहले आप लोग वॉकआउट कर, जिस पर इतने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने चलाया, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, 3 दिन तक उस पर चर्चा हुई, सबने बात रखी, लेकिन प्रधानमंत्री ही बोले, इसका भी आपने दबाव बनाया। ठीक है, उसके बाद आप बिना बात कुछ नहीं वहां से चले गए। ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आप दोनों शांत हो जाइए। आलोक जी, सैफ जी, ठीक है, रोहित अग्रवाल जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद आस्था जी, मैं उग्रवादी नहीं हूं, न मैं उग्रता में आता हूं, लेकिन हाँ मेरी तथ्यों में अगर काट ला सकते हैं ये तो लाने कि 1 घंटा 40 मिनट तक मणिपुर का एम नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने, और जब मणिपुर का एम नहीं बोला विपक्ष ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। जब 80% विपक्ष बाहर चला गया था, उसके बाद मणिपुर पे 1 मिनट बोलने वाले प्रधानमंत्री जी पर किस बात का जिक्र करेगा? प्रधानमंत्री है, देश के हर मुद्दे पर बोलेंगे। जब हम आपसे कहते हैं कि आप मणिपुर पे बहस कर लीजिए, आप मणिपुर पे चर्चा कर लीजिए, तब आप चर्चा नहीं करते। हमको प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए आवाज प्रस्ताव लाना पड़ता है। हमें प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए सदन में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, जबकि हमको पता था नंबर नहीं है, हम खाली मणिपुर पे चर्चा करना चाहते थे। उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट तक मैंने कहा ना, मिनट साहब से आपके सजेशन पर थोड़ी तय होंगे किस मिनट पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे। आप सही आपको भी बात रखने के लिए समय दिया गया। प्रदीप जी, रोहित जी शांत होइए। प्रदीप जी, कुछ चीज ये जो सारा बातें जो अलग अलग बातें हो रही हैं, वो उनका मूल जो रीज़न है वो ये है कि कैसे मेन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आके झूठ बोल जाते हैं, और उनको किसी जगह दिखाया नहीं जाता कि झूठ कैसे बोल जाते हैं। आप देखिए, प्रति व्यक्ति आय 2017 में जो लगभग 52-52 हजार रुपए थी, वो 52,000 से 67-68 हजार हुई 2022 तक। तो क्या ये दुगनी हो गई? अनिला जी, आपको आंकड़ा सुनाई दे रहा है, इस पर जवाब देना है। हाँ, ये 2000 ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ वो सब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंकड़ों में मैं गलत नहीं होता हूँ। 52,500 के लगभग 2017 में प्रति व्यक्ति आई थी, जो आके 68,000 के आसपास हुई 2022 में। तो क्या ये दुगनी होगी आय? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी 2027 तक। या तो वो देश को बरगला रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये समझिए आप, आज की डेट में जो हमने 2017 में जो उनको जीडीपी अपना प्रदेश का जीडीपी था, वो लगभग 13.5-14 लाख करोड़ का था, वो पहुंच के 17.5 लाख करोड़ हुआ है। आप समझिए इंक्रीमेंटल ग्रोथ 4.5% से भी कम है, और आप ये कह रहे हैं कि आप 2027 में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। आप समझते हैं उसका अर्थ यह होता है कि लगभग 30% की ग्रोथ से क्या कर पाएंगे ग्रोथ? अभी डबल डिजिट में मुख्यमंत्री जी पहुंच नहीं पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आस्था जी, किसी भी राज्य का विकास अगर आपको देखना है, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके प्रति व्यक्ति आय क्या है, और रोजगार, ये आप आंकड़े देख लीजिए। मैं नीति आयोग का आपको आंकड़ा देता हूं। अगर नीति आयोग में आप देखेंगे, हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश लास्ट नंबर पे 20 राज्यों में ओवरऑल उसमें आप देखिए, हाईएस्ट नवजात शिशु की डेथ जो हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। आप देखिए एजुकेशन के मामले में हम बॉटम पे हैं, टॉप पे केरला है, हम बॉटम पे हैं। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बता दी है। इस तरह से अगर आंकड़े आप देखें तो, और एवरेज वेज जो हमारा ग्रोथ हुआ डबल हो गया। आप कह रहे हैं 2022, एक छोटा सा आंकड़ा और दे दूं आस्था जी, बस एक आंकड़ा और, लेबर के लिए लेबर का प्रति व्यक्ति जो है वो 225 था, वो 300 हुआ। तो क्या डबल हो गया? आप कैसे बात कर रहे हैं? डबल, हाँ ट्रिपल या डबल, उनके मंत्रियों के बच्चों का हुआ, भतीजों का हुआ, और किसी का नहीं हुआ। इसका जवाब 15% हुआ, 1500% हुआ। मैं उत्तर दे रही हूँ, आपने सवाल किए, आप बहुत अच्छे और संजीदा आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आप अपनी पार्टी को अच्छे से डिफेंस करते हैं। रोहित अग्रवाल की जरूरत नहीं होती समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह कूदते रहते हैं। अनिला जी, दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा कि 2027 तक कहा है कि 1 ट्रिलियन, 2027 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड में। उसके लिए 660 बिलियन ये तरीका नहीं है। रोहित जी शांत होइए आप। रोहित जी, आप लोगों ने सवाल पूछे,
बीते 7 से 8 मिनट तक आप लोग अपनी बात रखते रहे, अब उनका जवाब भी तो सत्ता पक्ष से सुन लीजिए। आराम से हमें पता है कि कैसे डिफेंड सत्ता करना पक्ष है। से सुन लीजिए। आप 3 लोगों ने मिलकर सवाल खड़े किए सत्ता पक्ष से। अनिला जी हैं, वो बात रख रही हैं अपनी। बोलिए अनिला जी। जी, इनको कहिए जरा सा शांत होकर बैठ जाए, ज्यादा शांत है, आप बताइए। तो मैं प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा है कि वो वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी 2027 तक भारत को बना देंगे। ये बात हुई है। उसके लिए 660 बिलियन जो है वो इकोनॉमी में हमें रोल इन करने होंगे। उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा गेम प्लान है। ऐसे ही नहीं बोला है प्रधानमंत्री जी ने कि हम 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे वर्ल्ड की। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि पर कैपिटल इनकम को हम दुगना कर देंगे। ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। बीच में कोरोना काल आ गया था। आप अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप वर्ल्ड की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनकी स्टेबिलिटी देख लीजिए। आप ये कह रही है कि हाउस के अंदर जो आंकड़ा पेश किया गया है वो सही है और समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो निराधार है, यही कहने का अर्थ है आपका? बिल्कुल। और अगर उत्तर प्रदेश की डिबेट मुझे खत्म करनी होगी क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आप सभी पैनलिस्ट यहाँ पर आए, अपनी अपनी बात आप लोगों ने रखी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।